कैलेज प्राइम टाइम में आज हम बहुत अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जेके एसएसबी में उर्दू भाषा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे थे। मैं विंकल शर्मा आपके पास आना चाहूंगा ब्रेक के बाद कि इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखा जाए। देखिए, यहां पर जिस तरह से कुछ लोगों का मानना है कि उर्दू जबान होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये एक प्रोसेस का और सिस्टम का हिस्सा रहा है। उर्दू भाषा पहले से एक तरह से जुड़ी रही है, तो अब किस तरह से इसे देखा जाए? जी हुरेरा जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा एक जो मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है उसको थोड़ा सा दूर करना चाहूंगा। एक बात आई कि टाइम लगेगा, ट्रांसलेशन जो रिकॉर्ड्स है उनको ट्रांसलेशन होने में टाइम लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, टाइम लगेगा। और जो उर्दू का रिकॉर्ड सारा पढ़ना है तो सिर्फ यही जो इस बार 75 जो नायब तहसीलदार लगने हैं, सिर्फ यही नहीं उसको पढ़ने वाले हैं रिकॉर्ड को। इसके अलावा आपके पास जूनियर स्टाफ है, पटवारी है, और जूनियर स्टाफ आपके पास अवेलेबल है जो उर्दू नोइंग है। उनकी रिक्रूटमेंट वैसे ही हुई है और जो उर्दू का एग्जाम पास करके ही आए हैं। और रही बात, अगर नायब तहसीलदार के लिए इतना कंपलसरी है तो रेवेन्यू के मैटर्स को तहसीलदार साहब भी डील करते हैं, उनको भी बाद में ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप इसका एक बड़ा आसान सोल्यूशन जो 2009 में भी जो तत्कालीन सरकार ने दिया था कि आप बाद में आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो सिंपल जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है वो करने के बाद आप उर्दू नोइंग बाद में ट्रेनिंग देके उनको उनका एक एग्जाम लिया जा सकता है। और ये सिर्फ यही होना ऐसा नहीं है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए, कहीं सीआरपीसी जो है आईपीसी नहीं पढ़ा है किसी ने भी, लेकिन जब वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, वो एकेडमी में जाते हैं, तो वहां जाके उनको वो पढ़ाया जाता है, उनका उसमें एग्जाम लिया जाता है। ऐसे ही बाकी डिपार्टमेंट्स में भी होता है। लेकिन ये यहाँ जो ये काम है ये करने का ज्यादा कोई बहुत बड़ा इस टाइम पे हजूम क्रिएट कर रहा है ऐसा नहीं है। इस समय उमर सरकार को चाहिए था कि वो एलजी साहब से बात करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इसको डील कर रहे हैं। जो एक बात यहाँ पे और आई कि भाई उर्दू होने कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल सही अरुण जी ने बात कही, डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि एक लैंग्वेज आप नहीं जानते हो इसके लिए आपके साथ तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। और वो ऐसी लैंग्वेज नहीं है, कल तक वो सिर्फ वही एक लैंग्वेज थी जिसमें आपको काम करना था, आपकी राष्ट्रीय भाषा वही थी। लेकिन अब वैसा नहीं है और फ्यूचर में और सुधार होने वाला है। और ये जो 75 जिनको लेके आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ वही लोग नहीं है, ये उसके बाद जो आने वाले विंकल इस तरह से फिर कश्मीर खित्ते के जो लोग हैं, वैली के जो लोग हैं, वो कहेंगे अगर उर्दू को मान लीजिए कि हटा दिया जाता है, फिर वो कहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, ये यहाँ पे आप थोड़ा गलत कह रहे हैं। उर्दू हटाने से भेदभाव तब होगा कि जब उर्दू की जगह हिंदी ले आओ, या ऐसी कोई लैंग्वेज ले आओ जो उनको कश्मीर खिते के लोग नहीं जानते हैं। इंग्लिश आज भी बहुत सारे एग्जाम। नीलोफर जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, बोल सकती हैं। मैं यहाँ पर एक चीज, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। अगर आईएएस के एग्जाम होती है उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज जो है या रीजनल लैंग्वेज जो है इसको कंपलसरी रखा गया है, वो क्वालिफाइंग है। अगर आपका 300 नंबर का पेपर आता है, 75 आपने लेने हैं ताकि आप क्वालिफाई कर सको एग्जाम में बैठने के लिए। तो वहां पर भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको नेसेसरी रखा गया है। हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी में ही तालीम हासिल की है या उर्दू जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो वहां पर उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? मुझे जवाब दे दीजिए। जो आईएएस क्वालिफाई करके अगर वो 100% लाता है, his exams are not, his result is not declared unless and until he does not qualify for the language। तो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश का एग्जाम है उसमें मुझे बता दीजिए ना क्यों रख दी गई है। जो अपना जो उनका लैंग्वेज उन्होंने डिसाइड करा है, जब जूनियर स्टाफ पेपर देते हैं, somebody who is the boss, he should know what ABCD लैंग्वेज नहीं जानते। नीलोफर जी, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक लैंग्वेज आप नहीं जानते क्वालिफाई करने के लिए वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आप ऐसा कर रहे हो। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब वो डिपेंडेंट रहता है दूसरे पर, हाउ डू यू नो ही कैन ट्रस्ट दोज पीपल, या उनके कहने के मुताबिक उसको काम करना है? आप एक एडवोकेट हैं नीलोफर जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप इस बात को समझिए। आपका पता होना चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कितने हैं, दे आर इन उर्दू लैंग्वेज। ठीक है। मैं अरुण कुछ कहना चाह रहे? ठीक है, अरुण आप बोल सकते हैं जी। हुरेरा साहब, पहले मैंने कहा कि जिस प्रकार हमारी एडवोकेट बहन जो है वो उर्दू की बहुत उसको एडवोकेट कर रही हैं उसके लिए, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि लेट वी गो टू प्रेसिडेंट्स।
2019 में नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ, 817 उसमें फॉर्म लगे और 126 लोग उसमें से क्वालिफाई उर्दू नहीं कर पाए और 126 में से 122 जो थे वो जम्मू खित्ते के थे। आप ये समझिए कि आप एक पूरे एरिया को, आप एक पूरे रीजन को, आप एक लैंग्वेज के आधार के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जो कहीं पर भी और कोई भी कानून उसमें उस चीज को जायज नहीं ठहराता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि एक मानसिकता के कारण, एक जहनियत के कारण ये जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता। उसके लिए इक्वालिटी ऑफ ऑल, डिस्क्रिमिनेशन नीलोफर जी, क्या उमर सरकार इसके लिए कोई रास्ता निकालेगी या रास्ता कैसे निकलेगा? जो लोग नाराज हैं या जिन्हें उर्दू नहीं आ रही है, तो क्या उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा? क्या कदम आगे उठाए जाएंगे इसे लेकर? अरुण जी से मैं कह दूं, जहां ये प्रमोशन की बात कर रहे हैं उर्दू की, आई एम माई सेल्फ हिंदी स्टूडेंट, मैं खुद हिंदी स्टूडेंट हूँ एंड पर्पसली मैंने हिंदी इसलिए लिया था बिकॉज आई नीडेड टू सिट इन सम एग्जाम्स जहां आपका हिंदी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट था। तो जिसका शौक है, जिसका ड्रीम है, अगर कोई नेसेसरी कंपलसरी चीज है उसको वो सीखनी है। ये नहीं कि कल को आप पहले ऑफिसर बनेंगे, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, देन यू विल लर्न द लैंग्वेज। दैट इज नॉट, you have been taught Urdu, but in my region, in my area, nobody taught me Urdu. So हमको उस चीज में आपने हिंदी सीखी है, बहुत अच्छी बात है, बट उसका ये मतलब नहीं कि मुझे उर्दू नहीं पढ़ाई गई, ना सिखाई गई, उसकी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए उस एग्जाम से। दैट वाज कंपलसरी देयर। ठीक उसी तरीके से नायब तहसीलदार के रूल दे हैव बीन मेड इन द ईयर 2002, वी आर कैरिंग दैट प्रेसिडेंट आल्सो बिकॉज ऑफ द रूल्स। So it was very important for those students जो aspirant This is high time to change the rules. This is high time to change the rules. ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आप सीख लेंगे। Age long discrimination. आपको कल को फॉरेन कंट्री जाना है किसी में, आपने स्पेसिफिक एग्जाम्स पहले क्वालिफाई करने हैं, वहाँ की लैंग्वेज क्वालिफाई करनी है। हम फॉरेन कंट्री में नहीं हैं, हम भारत के अंदर हैं। नहीं, ये एक प्रोसेस है और रिवायत चली आ रही है, लेकिन अब अगर कुछ लोगों को इससे परेशानी है, कुछ लोग अगर अब इससे परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में अब इन लोगों को भी एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेना होगा और आने वाले दिनों में इंतजामिया और सरकार क्या इसके बारे में कुछ सोचेगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विंकल, नीलोफर जी आपका भी और अरुण आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेके प्राइम टाइम में जेके एसएसबी के नायब तहसीलदार भर्ती में उर्दू जबान को लेकर अब एक तरह से हंगामा है और खासतौर से जम्मू खित्ते में इस चीज को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। आपको बताते चलें कि जेके एसएसबी के नायब तहसीलदार भर्ती में उर्दू को जरूरी किए जाने के फैसले ने जम्मू में विरोध की लहर खड़ी कर दी है। बीजेवाईएम और स्थानीय युवाओं का कहना है कि यह नियम उनके साथ साफ तौर पर भेदभाव करता है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 9 जून 2025 को नायब तहसीलदार के 75 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। भर्ती में एक लिखित परीक्षा भी शामिल है जिसमें सामान्य ज्ञान के अलावा और चलिए इसी इशू पर इसे दरअसल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू के लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और अगर उर्दू को हटाया जाएगा तो कश्मीर के लोग ये कहेंगे कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ऐसे में इस पूरे इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में विंकल शर्मा जो कि यूथ एक्टिविस्ट है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए। विंकल शर्मा, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। और मेरे साथ अरुण प्रभात भी है जो कि बीजेवाईएम जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। अरुण आपका भी और विंकल शर्मा आपका भी, दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं अरुण आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं कि आखिर इस पूरे इशू को लेकर परेशानी क्या है, आखिर क्या परेशानी आ रही है? आज हमने देखा कि जम्मू में बीजेवाईएम ने काफी हंगामा भी किया इस इशू को लेकर, प्रोटेस्ट और एहतजाज किया, लोग सड़कों पर उतरे। तो इस क्या परेशानी आ रही है अरुण?
हुरेरा जी, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मैं नमस्कार करते हुए, जिस प्रकार आपने देखा कि आज प्रदर्शन पूरे जम्मू क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं जी, उसके पीछे एक ही कारण है कि कल 9 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन निकाली गई, जिसका कई देर से, कई अरसे से नौजवान इंतजार कर रहे थे नायब तहसीलदार पोस्टों के लिए, जिसमें 75 पोस्टें हैं और उसके अंदर उर्दू की अनिवार्यता, मतलब उर्दू का कंपलसरी एक एग्जाम रखा गया है, कंपोनेंट नंबर 2, पेपर नंबर 2, जिसका विरोध जम्मू कश्मीर के अंदर कई खित्ते के नौजवान कर रहे हैं और उसी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भी कर रही है। सबसे पहले इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि आपको 2019 में जाना चाहिए जी। 2019 के अंदर जब रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का हुआ और हम जम्मू कश्मीर यूटी बनी और लद्दाख एक यूटी बनी, जम्मू कश्मीर के अंदर उसके निमित्त रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के निमित्त ही एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम था स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 2020, जिसके अंदर पहले 2019 से पहले स्टेट लैंग्वेजेस सिर्फ इंग्लिश और उर्दू हुआ करती थी जी। उसके बाद 2020 का जो स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा एक्ट पारित हुआ, उसके बाद 3 और भाषाएं उसमें जुड़ी, जिसमें कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, जो पूरे देश भर में बोली जाती है, हिंदी मातृभाषा है, उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। तो अब हमारी 5 यहाँ की स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई और नौजवान बहुत देर से भर्तियां नहीं हो रही थी। हमको अपेक्षा थी कि सरकार बनेगी और सरकार उसके बाद भर्ती निकालेगी और नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए कई अरसे से नौजवान इंतजार कर रहे थे। किताबें पढ़ते 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 उनकी कई जिंदगी के प्रीशियस महत्वपूर्ण साल निकल गए। उनको उम्मीद थी कि नायब तहसीलदार की पोस्ट निकलेगी और जब कल निकली तो उसके अंदर उर्दू अनिवार्यता करके एक बहुत बड़े स्तर पर एक खित्ते को उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर कर दिया गया और ये बड़ी सोची समझी साजिश है। मैं आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता के साथ मैं आरोप भी लगाता हूं और मैं इसको सिद्ध भी करूंगा। जिस तरह से एतराज है आप लोगों को, क्या उर्दू लैंग्वेज या उर्दू भाषा, क्या इससे पहले जो जेकेएसएसबी की भर्तियां होती थी उनमें क्या उर्दू जबान नहीं रहती थी, उर्दू भाषा? देखिए, हमको समझना चाहिए कि उर्दू की क्यों जरूरत पड़ती थी। उर्दू की इसीलिए जरूरत पड़ती थी क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड उर्दू में रहता था जी। पर जब स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पारित होने के बाद सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड को ट्रांसलेट किया गया है जी। और जबकि आप पहले हम यहां पर पुलिस स्टेशन में जाते थे पर्चा दर्ज करवाने के लिए, तो उर्दू में हमको दर्ज किया जाता था, पर अब आप चाहेंगे तो अंग्रेजी में भी दर्ज किया जाएगा, हिंदी में भी दर्ज किया जाएगा। स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पारित करने का यही मतलब था। जबकि हम चाहते थे कि अगर आपको लैंग्वेजेस रखनी ही हैं तो आपको एक ओपन अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि जो भी हमारी 5 भाषाएं हैं उनमें से आप कोई भी भाषा ऑप्ट करना चाहते हैं तो एक भाषा ऑप्ट कर सकते हैं, परंतु ये ना करते हुए केवल उर्दू को रखना तो एक ये मंशा को दर्शाता है, ये एक ज़हनियत है जो हमेशा एक खित्ते को और एक वर्ग को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से दूर करने की है, जिसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसका विरोध आज भी हमने किया और नौजवान सड़कों पर उतरा है। और मुझे लगता है कि ये कारवां इसी तरीके से बढ़ता जाएगा और जो हमारी सरकार है उसको ये नोटिफिकेशन वापस लेनी पड़ेगी या उर्दू को। चलिए ठीक है, विंकल शर्मा से मैं इस पूरे मामले को भी और भी समझ लेता हूं डिटेल में। विंकल, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? जहां पर अरुण की नाराजगी है या इन जैसे और जो लोग हैं, तो बात समझ में आती है कि जिसने कभी उर्दू पढ़ी नहीं है, उर्दू जो जानते नहीं है और उनके सामने अगर उर्दू में परीक्षा का पेपर आता है तो परेशानी तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि परेशानी तो होगी। लेकिन इस पूरे इशू को किस तरह से देखा जाए? पहले भी उर्दू जबान एक तरह से जुड़ी रही है, ये पूरा जो प्रोसेस रहा है इसमें, इस पूरे एग्जाम में, और अब किस तरह से इसे देखा जाए? हुरेरा जी, आपका और न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे युवाओं की और मेरा अपना पक्ष रखने की और युवाओं की जो एक डिमांड है उसके बारे में यहाँ पक्ष रखने का मौका आपने दिया।
अरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ, लैंग्वेज जो है वो ऐड करी गई, नई लैंग्वेजेस आई और ज्यादातर रिकॉर्ड ही हमारा उर्दू में मिलता था। जो पहले ये एग्जाम होता था तब उर्दू कंपलसरी था। शुरू में ऐसा था कि कंपलसरी नहीं था, 2002 के आसपास तक कंपलसरी नहीं था, बट हाँ, तब जो रिक्वायर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो भी 10वीं तक उर्दू होना चाहिए था। उसके बाद 12वीं जो पास होता था वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो चेंज किया गया। कई सालों तक जब वो चेंज करते करते जब 19 तक जब आए हैं, 2009 में यहाँ पे बीच में एक पड़ाव ऐसा आया जब क्या हुआ कि ये चेंज किया गया था, जो क्राइटेरिया चेंज किया गया था उसमें उर्दू नोइंग जो है वो पहले जो एसआरओ आया उस पर उर्दू नोइंग कहा गया कि जिसको उर्दू की जानकारी है उसको जो है वो एलिजिबल कर दिया गया। उससे ये फायदा हो गया कि जो लोग उर्दू जानते थे उन्होंने भी अप्लाई किया और जो नहीं जानते उन्होंने भी अप्लाई किया। उस रिक्रूटमेंट में ऐसा हुआ कि उस समय के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उन्होंने इंटरफेयर किया। उनके इंटरवेंशन के बाद क्या हुआ कि जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया था उनको स्पेसिफिकली ट्रेनिंग दी गई और बाद में उन्होंने एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई कर गए, जो कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता था। लेकिन तब हमारे पास ना टेक्नोलॉजी, इतना टेक्नोलॉजी था। आज ट्रांसलेटर इजी है, एआई का जमाना भी है, ट्रांसलेटर्स भी है, अवेलेबल है। और दूसरा, ट्रांसलेटर्स की जरूरत ना भी होते हुए हमारे पास इंग्लिश में रिकॉर्ड अवेलेबल है। सरकार ने वो प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया है, कहीं ना कहीं 2020 में जो 19 में स्टार्ट कर दिया उन्होंने ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जो डिजिटाइजेशन के दौरान वो स्टार्ट कर दिया। 2022 में एक जो है वो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का एक सर्कुलर भी आता है जहां पे उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि हाँ, आप जो एक मिस्ट्री था कहीं ना कहीं लैंग्वेज एक खित्ते की, जब अरुण जी जब ये बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खित्ते में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसको नहीं, उर्दू लैंग्वेज को नहीं पढ़ते थे। वो वेल वास्ड है हिंदी के साथ, इंग्लिश के साथ, लेकिन उर्दू के साथ नहीं थे। बट वो अब रिकॉर्ड वैसी नहीं, अब बदल रहा है और आगे चल के वो और सुधार होगा। जब वो प्रोसेस कंप्लीशन पे होगा तो आपको जरूरत नहीं रहेगी, आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाके सॉफ्टवेयर में सीधा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रखा है इन्होंने, मैं अपनी बात यहाँ कंक्लूड करूंगा, कहीं ना कहीं ये जो उर्दू रखा है ये आज रूल नहीं बना, रूल पहले से इन्होंने बना हुआ था, इसका संज्ञान लेने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं सरकार उसमें विफल रही है। सरकार जो पुराने पड़े रूल है उनका बदलाव उन्होंने नहीं करा और जैसे आया तैसे दे दिया। जेकेएसएसबी ने भी, जेकेएसएसबी खुद रूल नहीं बनाती है, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि टाइम टू टाइम चीजें बदलती रहती हैं और इस पर एक तरह से ध्यान देने की जरूरत थी। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट नीलोफर मसूद भी हमारे साथ जुड़ी है, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है। एडवोकेट नीलोफर मसूद, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। नीलोफर, आप किस तरह से इस पूरे इशू को देखती हैं? देखिए, जम्मू के लोग, जम्मू के जो कैंडिडेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जम्मू के लोगों की एक तरह से अनदेखी हो रही है, उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। जो लोग उर्दू से, जिनका दूर दूर का वास्ता नहीं है, जो उर्दू जबान जानते नहीं, उर्दू भाषा जानते नहीं है, वो फिर उर्दू का पेपर कैसे देंगे अगर इसमें उर्दू को लाजमी किया गया है? देखिए हुरैरा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे इस सेंसिटिव मुद्दे पर मदऊ किया है आज के दिन। जहां तक रही बात उर्दू की, देखिए ये मुझे नहीं लगता है कि ये आज कोई स्पेसिफिक चीज जो है नए सिरे से कोई ऐड की हुई हो। जहां तक कि अभी मेरे भाई यहाँ पर कह रहे थे कि ये 2002 से ही उर्दू जो है एसेंशियल रख दिया गया है। मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं जानती हूँ जो आपके लैंड राइट्स है, रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड जितना भी हमारा है, चाहे वो पुराना आप देख लीजिए या इवन अगर डिजिटलाइजेशन भी हुई है, अभी वो पूरा इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट हुआ है। बहुत जरूरी है, एक नायब तहसीलदार एक जिम्मेदार पोस्ट है, जब उसको एक रेवेन्यू रिकॉर्ड 1947 का, 58 का, 60 का, 71 का पढ़ा ही नहीं जाएगा, वो किस तरीके से आप ट्रांसलेशन, आप एआई कर दीजिए, दूसरी चीजें कर दीजिए, बट टू हैव आवर ऑल लुक, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहले आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो एक चीज जो एक लैंग्वेज इसलिए रखी गई है इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ द रीजन लैंड रेवेन्यू जितना भी हमारा है, जितना हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वो सारा उर्दू में है। जब तक कि किसी बंदे को नॉलेज नहीं होगी उर्दू की, तो वो किस तरीके से वहां पर एक मैजिस्ट्रेट होकर, एक नायब तहसीलदार होकर, जिसको कल को म्यूटेशंस करनी है, जिसको किसी के हक में ये कहना कि वेदर इसका राइट बनता है या नहीं बनता है, जब वो बेसिक रिकॉर्ड ही नहीं पढ़ पाएगा तो क्या फायदा है? रिकॉर्ड तो ट्रांसलेट किए जा रहे हैं ना, अब रिकॉर्ड को तो मेंटेन किया जा रहा है, जिस तरह से अरुण बता रहे थे। देखिए किया जा रहा है, लेकिन अभी वो कंप्लीटली ट्रांसलेशन नहीं हो गई है उसमें। कंप्लीटली जो आपका आज का रिकॉर्ड है, आप उसको चेक कर लीजिए, अभी भी उसमें उर्दू लैंग्वेज ऐड की गई है
और 100% आपका रिकॉर्ड जो है वो इंग्लिश में नहीं हो गया है, या इतने सालों का जो रिकॉर्ड है वो सारा इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। तो जब तक वो चीजें नहीं हो जाएंगी, आपने देखा होगा कहीं और स्टेट्स में भी एग्जाम हो जाते हैं, या जुडिशरी के आप ले लीजिए, महाराष्ट्र में होते, वहां मराठी लैंग्वेज रख दी गई है। क्या रीजन है मराठी लैंग्वेज रखने का? बिकॉज ऑफ द रीजन उनकी जो जितना आपका जुडिशियल अरुण, आप सहमत हैं एडवोकेट नीलोफर जो बातें कह रही, जो चीज बता रही, क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, ये एक मानसिकता है। मैं आपको एक बार मैं रिकॉर्ड को स्टेट करना चाहूंगा कि अगर हम 2003 से देखें, पीडीपी की सरकार थी और मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उस समय ही एक नॉलेज ऑफ उर्दू को कंपलसरी किया नायब तहसीलदार के एग्जाम में, और 2009 में जब उमर साहब आए, उमर साहब ने प्रोफिशिएंसी इन उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी किया। आप समझिए कि उस समय उर्दू वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट 2020 के बाद स्थिति बदल चुकी है। आज हम ना स्टेट हैं, आज हम यूनियन टेरिटरी हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी आज हमारे पास 5 हैं, जबकि पहले 2 हुआ करती थी। अब जब 5 लैंग्वेजेस हैं, जो आर्गुमेंट मेरी बहन कश्मीर से दे रही हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप मराठी की बात कर रही हैं तो 5 हमारी स्टेट लैंग्वेजेस हैं, उनको ऑप्शन देना चाहिए कि इन 5 में से एक कोई भी भाषा को चुन ले और उसके अंदर एग्जाम दे। रही बात ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन एक बहुत तेज गति से सारे रिकॉर्ड की चल रही है, और जो भी बनेगा, क्योंकि यहां पर ऑल इंडिया सर्विसेज से जब लोग जिनको भी आईएएस क्लियर करके, जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज से यहां पर आते हैं, कार्डर मिलता है, दे हैव टू फर्स्ट क्वालिफाई द उर्दू एग्जाम। उनको पहले करना पड़ता था, उर्दू का एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता था। यहां पर नायब तहसीलदार से ऊपर तहसीलदार की पोस्ट होती है, उसके लिए उर्दू कभी भी कंपलसरी रहा नहीं। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि नायब तहसीलदार के लिए उर्दू कंपलसरी क्यों है? क्या ये एक मेरी बहन जो एडवोकेट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को जानती हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो इक्वालिटी ऑफ ऑल का हमको, हमारा आइन हमको मौका देता है, क्या ये उसके विरोध में खड़ा होना चाहती हैं? जबकि एक खिता जिसमें नीलोफर आप बोल सकती हैं बीच में, एडवोकेट नीलोफर आप बीच में बोल सकती हैं जी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बीच में खड़ा होने की बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। फिर तो हर किसी स्टेट में अपने अपने रूल्स होते हैं। उस पूरे एरिया को, चाहे वो सांबा जिला है, चाहे वो कठुआ जिला है, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो उधमपुर है, चाहे वो रियासी है, चाहे वो रामबन है, चाहे डोडा और किश्तवाड़ के अंदर भी एक बहुत बड़े खित्ते के अंदर ना उर्दू पढ़ाई जाती है ना सिखाई जाती है। तो ये उनके साथ एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर भेदभाव करना, ये भेदभाव करने की नीति है, और ये नियत उमर सरकार की लोगों के सामने दिखाई देती है। जब उन्होंने 9 तारीख को ये ऑर्डर निकाला, ये नोटिफिकेशन निकला, और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसका पूरा प्रतिकार करेंगे। और नौजवान जो अरुण जो बोल रहे हैं वो आवाज आप तक आ रही है क्या? नहीं, अरुण को सुन पा रही हैं आप? मंजूर नहीं करेगा। जी जी, देखिए अरुण यहां सीधे सीधे उमर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जम्मू के जो उम्मीदवार हैं उन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। ये खुद मुझे बता दीजिए उमर सरकार ने क्या किया? ये तो रूल्स बने हुए हैं, ये बने हुए हैं ना, ये मुद्दा उनके पास आया, वो इस इशू को देख भी लेंगे। उमर गवर्नमेंट सरकार में है, उमर साहब मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, पूरा कैबिनेट उन्होंने बनाया है, और जब भी कोई भी रूल निकलता है तो वो अंडर द सुपरविजन, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पढ़ेंगे तो हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। होल रिस्पांसिबिलिटी लाइज इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इज बीइंग हेडेड बाय उमर अब्दुल्ला साहब, तो उनको इस पर जवाब देना पड़ेगा। ये उनकी नीयत है कि वो एक पूरे खित्ते को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से महरूम रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा 2019 का हुरेरा साहब, मैं आपको एक बात और बताऊंगा यहाँ पर, कोई ये नहीं कहता संस्कृत इंपॉर्टेंट होती है, पिछले वहां पर कोई ये नहीं कहता भाई आपने क्यों रखा है। जो आज
यहाँ पर चीजें पोस्टें they are निकली necessary, they are हैं। इससे according to पहले the rule। 2019 में उनको इस वक्त ऐसी बोल्ड नहीं पोस्टें किया निकली गया थी था। 1800 आगे सामने मुद्दा आया हुआ है, it will be addressed। It will be 817 addressed। Call टोटल has been फॉर्म्स taken लगे up, थे, it will be accordingly 126 addressed। फॉर्म अरुण, ये जिस तरह से नीलोफर बता रही कि ये तो एक प्रोसेस है, ये तो इससे पहले भी होता रहा, इससे पहले भी जो एग्जाम हुए उसमें उर्दू भाषा के पेपर आते रहे, तो ये तो एक प्रोसेस है, तो चलता रहा है ना इससे पहले भी। हम इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते। अगर प्रोसेस है तो ठीक करने की जिम्मेवारी आज लोगों ने उमर साहब को दी है, तो उमर साहब को इसको ठीक करना चाहिए था और इक्वालिटी ऑफ ऑल को इस्टैब्लिश करना चाहिए था, बल्कि उन्होंने इस ठीक है, मैं विंकल मैं आपके पास आ रहा हूं, विंकल शर्मा। ठीक है, मैं अरुण आ रहा हूं, अरुण दोबारा से आ रहा हूं, अरुण मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं विंकल आपके पास आऊंगा और इसे और समझने की कोशिश करूंगा कि इसमें आखिर हो क्या सकता है, जब नाराजगी कुछ स्टूडेंट या कुछ उम्मीदवार अब इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि वो तो उर्दू जबान जानते ही नहीं, फिर वो इस कंपटीशन में कैसे आ सकते हैं। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।